बीच का एंगल 90, जे के बीच का एंगल। भाई यहाँ पर देखो डॉट प्रोडक्ट में किस किस टाइप के कैसे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। देखो हम लोग वेक्टर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो वेक्टर में हमने डिस्कशन कर लिया था, जो उसका बेसिक पोर्शन था उसको डिस्कस कर लिया था। हमने वेक्टर एडिशन को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है उसमें हमें 2 पार्ट कवर करना था, ठीक है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में 2 पार्ट आपको कवर करना था। एक पार्ट क्या था, पहले को हमने नाम दिया था डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोला था पहले को, या फिर इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो होता है इसको नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, या इसी को एक और नाम देते हैं जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, जरा नेम क्या कहता है इसके बारे में अपन जरा समझ ले कि ए डॉट बी होता है, ठीक है, और ये आता है ए बी कॉस थीटा। जो इसका वैल्यू आ रहा है ये स्केलर है, इसलिए इसका नाम दिया गया स्केलर प्रोडक्ट, और ए डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इसका नाम दिया गया डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस में क्या होता है कि इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आता है ए बी साइन थीटा एन कैप आता है, ठीक है। तो जो एन कैप है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो क्वांटिटी आ रही है मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट की वो वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, इसलिए इसको वेक्टर बोलते हैं, और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, हम लोग डॉट प्रोडक्ट में थे। डॉट प्रोडक्ट में हमने बेसिक बातें कर ली थी, जरा सा उसको अपन समराइज करेंगे। समराइज करते हुए उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है इस तरीके से, ठीक है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। मैंने एंगल के बारे में बता दिया था कि 2 वेक्टर के बीच का ट्रू एंगल वही माना जाएगा, या तो दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा हो या दोनों का हेड कोइंसाइड कर रहा हो। तो यहाँ पर दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा समराइज करें उसके बाद आगे चलेंगे। इसमें मैंने 3 रिजल्ट निकाला था। एक तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या पता है। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मैंने 2 वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर इधर, 2 वेक्टर मैंने ले लिया। जब मैंने 2 वेक्टर ले लिया तो इनकी लेंथ फिक्स हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि इनका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया। अब मैं इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वेक्टर चूज कर लिया। अब मुझे अगर इस क्वांटिटी को मैक्सिमम बनाना है तो मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, इनके बीच का जो एंगल है थीटा, थीटा को या तो डिक्रीज करो या तो इंक्रीज करो। अब वो देखना पड़ेगा कि इंक्रीज करने पर मैक्सिमम हो रहा है, डिक्रीज करने पर मैक्सिमम हो रहा है। तो बेसिकली जब आप थीटा चेंज करोगे तो थीटा से जो आपकी वैल्यू चेंज होगी, कौन सी वैल्यू चेंज होगी, कॉस थीटा की, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, कॉस थीटा को मैक्सिमम होना चाहिए, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। तो ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, कॉस थीटा 1 होना चाहिए। 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ए इंटू बी। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। क्या कि जब 2 वेक्टर के बीच का एंगल मैक्सिमम 0 डिग्री होगा तब उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होगा कितना, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा। समझ आई बात। अच्छा, 2 वेक्टर के बीच का एंगल 0 होने का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। जब 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। जरा आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर अपन देखेंगे मिनिमम वैल्यू की। तो मिनिमम के लिए फिर से आपको वही केस करना पड़ेगा, क्या कि कॉस थीटा मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम होता कितना है, -1। कितने डिग्री पर होता है, 180 डिग्री पर होता है। अब ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि भैया कॉस थीटा जो है कितने डिग्री पर मिनिमम होता है, 180 डिग्री पर। मिनिमम -1 होता है कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर, ठीक है। अच्छा, जब -1 यहाँ पर पुट करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी बन जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, ए डॉट बी की जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस का ए बी। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। मैंने एक केस और बताया था कि जब थीटा 90 हो जाए। अच्छा, थीटा 90 होने का मतलब क्या है कि भैया एक वेक्टर इधर हो गया और दूसरा वेक्टर जो है इधर हो गया। 90 होने का मतलब कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी या फिर बी इज परपेंडिकुलर टू ए, बात दोनों बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो बताओ
अगर cos 90 यहाँ पे पुट कर दे तो cos 90 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या मिल गया अपने पास, a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपके पास एक कंडीशन मिल गई कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो आएगा। समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं, कुछ इस पे बेसिक सवाल करते हैं, उसके बाद आगे अपन बढ़ेंगे। ठीक है, देखो मेरे पास सपोज एक वेक्टर है, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसको जरा समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया था, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। ठीक है, अच्छा एक्स की तरफ जो यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते हैं आई लिखते हैं, वाई की तरफ जे लिखते हैं और जेड की तरफ के लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं उसी को वेक्टर में हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट में y जिसको रिप्रेजेंट करता है हम उसको j से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर j, और z जिसको रिप्रेजेंट करता है हम उसको यूनिट वेक्टर ऑफ k से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आई बात? ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ i का मतलब क्या हो गया, x के लॉन्ग वेक्टर होगा, j का मतलब y के लॉन्ग वेक्टर होगा और k का मतलब क्या होगा कि z के लॉन्ग वेक्टर हो जाएगा। समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर? चलो अच्छा, आगे की तरफ जरा चलते हैं। यहाँ से अगर मान लो कि मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा कि i डॉट आई कर रहे हैं, किसी एक वेक्टर का उसी के साथ एंगल कितना होगा, जीरो। भाई देखो एक वेक्टर ए इधर है, ठीक है, और इसी के साथ सेम इसी वेक्टर का एंगल कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो एक वेक्टर का उसी के साथ एंगल हमेशा जीरो होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब आई देखो क्या है, यहाँ पर लिखोगे यूनिट वेक्टर ऑफ आई का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर ऑफ आई का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस जीरो लिखोगे। भाई हम बोल ही रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, ए यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, और कॉस जीरो कितना होता है 1, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, कितना आएगा, 1 आएगा। समझ आई बात यहाँ तक कि जब सेम वेक्टर आएगा, सेम यूनिट वेक्टर आएगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर मान लो मैंने इसी को लिखा आई डॉट जे, या फिर मैंने लिखा जे डॉट जे, सॉरी क्रॉस नहीं, डॉट डॉट, सॉरी, देखो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई। जब डिफरेंट वेक्टर आ रहे हैं कहाँ, आई जी, आई और जे के बीच, आई इधर होगा भाई, जे ऊपर हो गया मान लेते हैं, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, आई जे के हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई जे के बीच का एंगल 90, जे के बीच का एंगल 90, के आई के बीच का एंगल 90। तो भैया यहाँ भी एंगल 90 हो गया और यहाँ भी एंगल 90 हो गया और यहाँ भी एंगल 90 हो गया। हर जगह क्या आएगा, जे आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 90 cos 90 cos 90, और cos 90 क्या होता है भाई, जीरो होता है। तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो जब डिफरेंट आप लेते हो तो जीरो आएगा, जब सेम वेक्टर यहाँ पर सेम यूनिट वेक्टर होंगे तो 1 आएगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना। अब यहाँ से हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं इसको जरा सीखेंगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है, कि अगर मेरे पास दो वेक्टर सपोज दिया हुआ है तो उनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलो जरा समझते हैं। सपोज मान लो एक वेरिएबल एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी। मेरे पास एक वेक्टर दिया है ए, मैंने बोला दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप दिया है। मेरे पास एक दूसरा वेक्टर भी दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप दिया हुआ है। ये मेरे पास दो वेक्टर दिए हैं। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, मैंने बोला अच्छा बहुत बढ़िया बात है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे लेना है। तो मैं अगर ए डॉट बी लिखूं तो मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा और इन तीनों में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आप लिखोगे यहां पर ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप होगा। ठीक है, जरा समझेंगे, बाद में इसका बड़ा शॉर्टकट एक आ जाता है कि फटाफट से आप मल्टीप्लिकेशन समझ कर लेंगे, लेकिन आपको एक प्रोसेस समझ में आना चाहिए। आपको एनालिटिकल अप्रोच में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आखिर ये चीज़ आई कैसे, तब जाके आप सवाल बना पाओगे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आप इसको उठा लो। तो मैंने उठाया ए वाई जे डॉट, फिर से वही लिखोगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप लिखोगे। ठीक है, इसके बाद आप उठाओगे ए जेड। ठीक है, प्लस का एक काम करते हैं इधर लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस का ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड
के कैप, ठीक है, यहाँ तक अपन समझते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ना प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें एक प्रॉपर्टी बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 3 × 4 + 7 लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 4 + 3 × 7, ठीक है। अभी देखो 3 इधर बाहर अकेला था और ये दोनों ब्रैकेट में थे। 3 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसके साथ, 4 के साथ भी कर दिया और 7 के साथ। यहाँ देखो 4 के साथ हो गया, 7 के साथ हो गया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा वो लॉ, और जरा यहाँ से समझेंगे अपन। देखो इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसके साथ और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये बन जाएगा, मैं कोफिशिएंट को अलग लिख लेता हूँ, ax bx और i डॉट आई। भाई वेक्टर का ही ना जो स्केलर क्वांटिटी है उसका तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके बाहर ले लेंगे। हमें डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो भी हम पढ़े हैं, अभी हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो डॉट तो वेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, बाकी जो क्वांटिटी है उसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके हमें बाहर ले लेना है उनको, ठीक है। अच्छा, तो ax bx i डॉट आई हो गया प्लस ax by i, यहाँ पर वेक्टर i है, यहाँ पर वेक्टर क्या है, j है, तो क्या लिखोगे, i डॉट जे लिखोगे, ठीक है। अच्छा, प्लस ax bz आ जाएगा, ax bz हमने लिख लिया, और इधर आ जाएगा i डॉट के आ जाएगा, ठीक है। बताओ भाई i डॉट के आएगा, समझ आई बात। ये पूरा पैरा सॉल्व हो गया अपना। अब जरा इस पे चलते हैं, इस पे कंसंट्रेट करो, नीचे वाला नीचे लिख लेंगे, ठीक है। ए वाई जे के, तो ए वाई बी एक्स हो गया, ए वाई बी एक्स और जे डॉट आई होगा, जे वेक्टर तो यही बचा, यहाँ से जे है यहाँ से आई है, ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई और यहाँ भी जे है यहाँ भी जे है, तो क्या हो जाएगा वेक्टर, जे डॉट जे हो जाएगा, प्लस अब इसको इधर अगर मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जरा समझो। यहाँ पर यहाँ से जे है, यहाँ पर के है, तो क्या लिखोगे, ए वाई बी जेड, आप लिखोगे ए वाई बी जेड और लिखोगे जे डॉट के। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। ये भी हमने कर लिया। अब नीचे वाला करते हैं, ठीक है, इधर प्लस करके लिख लेते हैं, ए जेड के डॉट, देखो ए जेड बी एक्स हो जाएगा, ए बाहर आ गया, के डॉट आई हो जाएगा, तो के डॉट आई हो गया, प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, के डॉट जे, के डॉट जे लिख लिया, प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड, क्या आएगा, के डॉट के। अब जरा समझो यहाँ पर, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आई डॉट आई अभी हमने पढ़ा था 1 आया, भाई अभी थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने आपको बताया कि सेम नंबर होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो 1 आया था, अलग अलग ये वेक्टर होंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, आई डॉट जे, आई डॉट जे एंगल 90 0 हो गया, ठीक है। आई डॉट के, आई इधर मान लेते, के इधर, एंगल 90 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, जे डॉट आई, भाई जे डॉट आई एंगल 90 0 हो गया, जे डॉट जे सेम नंबर सेम वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर है तो 1 आ जाएगा, जे डॉट के डिफरेंट है 0 हो जाएगा, के डॉट आई 0 हो जाएगा, के डॉट जे 0 हो जाएगा, के डॉट के 1 आ जाएगा। तो देखो बचा क्या, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मैं ए डॉट बी लिख रहा हूँ, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया ए एक्स बी एक्स, प्लस आगे चलो ये दोनों 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर 1 आया तो इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो ए वाई बी वाई बचा, ए वाई बी वाई, प्लस आगे चलो इधर ये सारे 0 हो गए, यहाँ पर देखो 1 था, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए जेड बी जेड बन गया। समझ आई बात। तो ये आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आंसर आया। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट आपको बताऊं कैसे हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, जरा समझेंगे कि मेरे पास ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहां से मैं i का कोफिशिएंट उठाऊंगा, दूसरे वेक्टर के i का कोफिशिएंट, और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो ये बन जाएगा ax bx, पहले का j का कोफिशिएंट दूसरे के j का कोफिशिएंट, और मल्टीप्लाई करूंगा लिखूंगा तो बन जाएगा ay by, प्लस तीसरे के पहले के z का या k का कोफिशिएंट ले लो, दूसरे के k का कोफिशिएंट, तो क्या बन जाएगा az bz बन जाएगा। समझ आई बात। बताओ क्या यही आया है क्या,
एक कोफिशिएंट लेते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो वो ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोफिशिएंट उठाओगे तो उस कोफिशिएंट को विद साइन उठाना है। क्या है? विद साइन उठाना है। भाई यहाँ पर देखो प्लस प्लस था तो प्लस ही आया। अगर मान लेते हैं कहीं पर इधर माइनस दिया होता तो AZ माइनस BZ का मल्टीप्लीकेशन करते तो यहाँ पर क्या आ जाता? माइनस AZ BZ आ जाता। तो आपको डायरेक्टली पहले वाले वेक्टर के आई का कोफिशिएंट दूसरे वाले वेक्टर के आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके लिख देना है। कैसे लिखना है? विद साइन लिखना है। ठीक है, इसी तरह जे का और इसी तरह के का मल्टीप्लाई करके लिख देना है। समझ आई बात? यहाँ तक क्लियर है? चलो अच्छा, अब जरा ये मल्टीप्लीकेशन हमें समझ आया। एक काम करते हैं, इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे क्लैरिटी और मिल जाए। सपोज मान लो कि एक मेरे पास वेक्टर है a इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और एक वेक्टर मेरे पास b दिया हुआ है जो दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। मेरे से कह रहा है कि भाई जरा आप a डॉट b निकाल के बताओ। मैंने बोला ठीक है, a डॉट b मुझे निकालना है। मैंने क्या करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस प्लस है तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, -2 + 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया मतलब कोफिशिएंट 1 होगा। 1 और -5 का मल्टीप्लाई करोगे तो -5, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो ये आंसर कितना आ गया? -5 आ गया। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर सबको? ठीक है, चले आगे की तरफ। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक बात हमारी क्लियर हो गई कि आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना कैसे है। ठीक है, अब अपन जरा इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो तो प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी, इसको जरा समझते हैं अपन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई जरा देखो। सबसे पहले कि एक कम्यूटेटिव होता है। अब एक कम्यूटेटिव क्या होता है? ये सारे लॉ आपको 7th 8th में पढ़ा दिया जाता है। कम्यूटेटिव का मतलब कि अगर मेरे पास 3 × 4 मतलब 3 × 4 लिखा है, ठीक है, तो क्या मैं इसको 4 × 3 लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ सर, यहाँ भी 12 आएगा और यहाँ भी 12 आएगा। तो इनमें अंतर क्या है? अंतर ये जिस लॉ को फॉलो कर रहे हैं उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर 3 था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया? 4 आ गया। तो 3 की जगह 4 आ गया और 4 की जगह 3 हो गया। तो इनके प्लेस को हमने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया, कम्यूट कर दिया। ठीक है, कि 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3 आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो क्या वेक्टर के लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, क्या ये पॉसिबल है डॉट प्रोडक्ट के लिए? तो हाँ, डॉट प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल है। आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है, जरा इसको समझते हैं। जरूर देखो कि पॉसिबल कैसे है। ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, इनके बीच का जो एंगल दिया है मुझे थीटा दिया है। मैंने बोला ठीक है, मुझे लिखना है a डॉट b। ठीक है, a डॉट b। अच्छा, जब आप a डॉट b लिखते हो, जनरली हम लोग जो एंगल लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव मानते हैं। समझ आई बात? और जनरली आपको अक्यूट एंगल ही हमेशा कंसीडर करना है। ऑब्ट्यूज भी आप कंसीडर करोगे तो नहीं, यहाँ पर देखो हमेशा अक्यूट एंगल आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो आपके पास से आया जो ए बी कॉस थीटा आया। ठीक है, अच्छा अब मुझे बी डॉट ए लिखना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, देखो बी डॉट ए। अब मुझे B से A की तरफ चलना है, तो B से A की तरफ चलोगे तो ये थीटा जो आप मेजर कर रहे हो वो क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, और जब क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो ये नेगेटिव साइन के साथ लोगे। बताओ सही बात है या नहीं? जब आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो माइनस के साथ लोगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो हम प्लस के साथ लेंगे। ठीक है, वेक्टर के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मुझे लिखना है B डॉट A, तो मैं क्या लिखूंगा? B a cos माइनस थीटा। अच्छा बी ए या ए बी, ये तो स्केलर फॉर्म है, इसको तो आप इंटरचेंज कर लो, कोई बात नहीं। अब cos माइनस थीटा क्या होता है इसको जरा समझते हैं अपन। ठीक है, तब मैं फिर से आपको कोऑर्डिनेट में ले चलूंगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। देखो अगर आप एंगल, यहाँ पर जो एंगल होता है वो 0 डिग्री या 360 डिग्री होता है। ठीक है, 0 से ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव मेजर होगा, और अगर नेगेटिव एंगल है तो 0 से नीचे की तरफ चलोगे। अब ये माइनस थीटा है तो इसका मतलब आप 0 से नीचे चल रहे हो। नीचे चलने का मतलब आप किस में आए? फोर्थ कोऑर्डिनेट में आए, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जब आए तो मुझे बताओ फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है? क्या पॉजिटिव होता है? कॉस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा?
माइनस थीटा किस में आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब बताओ जब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो गया तो क्या मैं इसको ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर ए बी को क्यों इंटरचेंज कर दिया, ये स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म को आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात में वेक्टर में थी तो एंगल में बात फंस रही थी। तो बताओ यहाँ भी ए बी कॉस थीटा आ गया और यहाँ भी ए बी कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ पर बताओ क्या मैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई हमारे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। समझ आई बात यहाँ पर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये थीटा जब आप ले रहे थे तो आपने इसको अक्यूट एंगल बोला था, इसका मतलब क्या, क्यों आपने अक्यूट एंगल लिया, ऑब्ट्यूज क्यों नहीं लिया? ऑब्ट्यूज का मतलब एंगल जो है 90 से ज़्यादा हो जाए। देखो अक्यूट एंगल इसलिए लिया कि अगर आप कह रहे हो कि थीटा जो है 90 डिग्री सॉरी थीटा जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, इसलिए कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखा। यहाँ देख भी रहा है कि एंगल 90 से कम होगा। अगर अक्यूट एंगल नहीं होता तो ऑब्ट्यूज एंगल होता तो एंगल थर्ड में भी जा सकता था भाई, ग्रेटर देन 90, सेकंड में भी जा सकता था, फिर वापस घूम के फर्स्ट में भी पहुंच सकता था। तो हमें नहीं पता था कौन से कोऑर्डिनेट में जाना है ना। अक्यूट एंगल बोलने से ये पता चल गया कि थीटा लेस देन 90 होगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में ही जाएगा, इसलिए ये जो है कॉस माइनस थीटा जो बना वो कॉस थीटा। अदरवाइज अगर थीटा सेकंड में चला जाता तो कॉस माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा बनता। क्यों? क्योंकि सेकंड में तो कॉस नेगेटिव होता है ना। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। समझ आई बात? तो यहां से ये बात मुझे पता चली कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, और कम्यूटेटिव क्यों होता है वो यहां पर मुझे समझ में आई। देखो इसका एक तरीका और भी है करने का, उसको भी मैं बता देता हूं। अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल कंसीडर कर रहे हो तो ऑब्ट्यूज एंगल को पॉजिटिव के साथ लिखोगे। समझ आई बात यहां तक? ठीक है। बताओ अगर ए वाला एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? क्या 360 माइनस थीटा होगा? भाई ये एक सर्कल बनेगा और एक सर्कल में जो टोटल एंगल बनता है वो 360 बनता है। अब अगर इतना एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल 360 माइनस थीटा हो गया। तो जब आप ए डॉट बी लिखोगे तो ए से बी की तरफ एंगल कितना है? ये तो थीटा ही है, तो आप लिख दोगे ए बी कॉस थीटा। लेकिन जब आप बी डॉट ए लिखोगे तो बी डॉट ए बी से इधर चलोगे तो ये क्लॉकवाइज चला तो थीटा नेगेटिव हो गया। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये एंगल मुझे मिलेगा, और ये 360 माइनस थीटा है। क्या मैं इसको कैसा चल रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ भाई। इधर क्लॉकवाइज चला था तो नेगेटिव लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो क्या पॉजिटिव लूंगा एंगल? ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा बी इंटू ए कॉस 360 माइनस थीटा। अब कॉस 360 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा भाई? 360 इधर जाता है, माइनस थीटा किया तो माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया भाई। 360 से थोड़ा सा छोटा फोर्थ में लाई करेगा, कॉस पॉजिटिव होगा। और जब 180 माइनस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, इसमें कॉस का कॉस ही रहता है, साइन में चेंज नहीं होता। साइन में चेंज कहाँ पर होगा? या तो 90 लगा होना चाहिए या 270 लगा होना चाहिए। समझ आई बात? ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो ए बी को बी ए को मैं चेंज करके ए बी कर सकता हूँ क्योंकि स्केलर है, और यहाँ से फिर से मुझे मिल गया कॉस थीटा मिल गया, क्योंकि जो ए वाली वैल्यू है मेरे पास कॉस 360 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। समझ आई बात? फिर से ये दोनों देखो आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये कम्यूटेटिव हो गया। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है। चलो जरा सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको जरा समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ठीक है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या है कि ए डॉट बी प्लस सी लिखा है। तो आप इसको एक काम करो, अभी देखो ए अकेला है, बी प्लस सी एक साथ है। ठीक है। आप इनको ए को बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और ए को सी के साथ। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या लिखूंगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिखूंगा। ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते समय अभी यूज किया था पिछले सवाल में। समझ आई बात? ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये कहता है कि ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होता है कैसे जरा समझते हैं। एसोसिएटिव का मीनिंग क्या है उसको जरा समझते हैं। जैसे ए डॉट बी डॉट सी, ये ब्रैकेट लगा है, तो आप पहले जब सॉल्व करोगे तो पहले किसको सॉल्व करोगे? मुझे एक बात बताओ, पहले हम हमेशा मैथमेटिक्स में किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर बाहर वाले को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं कि ए डॉट बी और बाहर सी ले सकता हूं। अभी देखो बी किसके साथ एसोसिएटेड है?
सी के साथ एसोसिएटेड है। भाई पहले सी के साथ सॉल्व होगा, देन जो आएगा वो ए के साथ सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी किसके साथ एसोसिएट हो गया, ए के साथ, क्योंकि ब्रैकेट में ए आ गया, सी बाहर हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर? तो ये इसकी तीन प्रॉपर्टी जो मेजर प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या? कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और एसोसिएटिव होता है। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, चले आगे की तरफ। चल, अब यहाँ पर कुछ एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या लिखा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं इनके डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर सकता हूँ। ठीक है, ये बात मैंने बोली। ठीक है, अच्छा, तो मैंने अब एक सवाल दे रहा हूँ, इस पर जेई मेंस में, नीट में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ठीक है, कि मेरे पास एक वेक्टर है और कह रहा है कि वेक्टर है 2i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है मेरे पास वो 3i कैप है प्लस 2j कैप है माइनस का 5k कैप है। ये दो वेक्टर हैं। कह रहा है कि इफ वेक्टर a is perpendicular to b then find the value of लैम्डा। अब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना है, ऐसा सवाल दिया है, लैम्डा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, दैट इज ए इज परपेंडिकुलर टू बी दिया हुआ है। ठीक है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो मेरे पास कंडीशन यहाँ से पता है, मैं अब यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन क्या पता है? मुझे पता है कि भैया ए परपेंडिकुलर बी है तो ए डॉट बी को मैं जीरो से इक्वेट कर सकता हूँ। अब जरा यहाँ से ए डॉट बी में निकालूं तो भैया सीधे सीधे जब भी आई जे में दिया है सीधे सीधे क्या करना है, आई वाले आई के कोफिशिएंट, जे वाले जे के और के वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? ये किसके इक्वल होगा? 6। यहाँ से माइनस लैम्डा और प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 लैम्डा बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस 1 लिखा, और माइनस 5 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 बन जाएगा और जीरो के इक्वल होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या बन जाएगा? 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1 माइनस 2 लैम्डा। 2 लैम्डा को इधर उठा के ले आओगे, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो एक ये सवाल बनता है, देखो सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो आपसे पूछेगा नहीं, जो अगर दो वेक्टर दे दे और बोल दे इसका डॉट प्रोडक्ट बताओ, तो ये तो आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं। इस पर एक टाइप का ये सवाल बनता है और इस पर बढ़िया बढ़िया सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपको दे देगा दो वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, उसमें किसी एक कांस्टेंट दे देगा, उसकी वैल्यू आपको बताना होगा। ठीक है, तो एक तो ये टाइप का सवाल बनता है। दूसरा एक सवाल और बनता है, कौन सा? अब देखो, अब मैं किस में आ गया, अभी मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट की पूरी थ्योरी करा दी। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में किस किस टाइप के कैसे कैसे नेचर के सवाल पूछेंगे, उस पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, चलो मेरे पास, मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपको पैरेललोग्राम पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैं बोला था कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ दे रखा है x, एक वेक्टर b दिया है, इसका मैग्नीट्यूड y दिया हुआ है, और मेरे से बोल दे कि भैया एक वेक्टर a इधर है और b इधर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप जरा बताओ कि इनके बीच का जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी, और उसके लिए आपको रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड z दे रखा होगा। तो मैं वहाँ पर लगाता था डायरेक्ट रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ से a का मैग्नीट्यूड आपको दिया, b का मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड पुट करके मैं वहाँ पर थीटा कैलकुलेट करता था। तो ये तो एक तरीका हो गया दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का। क्या मेरे पास कोई और तरीका है दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का? हाँ है। कौन सा? जरा उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर यही दो वेक्टर हैं और इन्हीं का मैं डॉट प्रोडक्ट लिखा तो मैंने लिखा क्या? ए बी कॉस थीटा। मैंने ए बी कॉस थीटा लिखा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकता हूँ? तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। व्हाट इज ए बी? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। समझ आई बात? तो ये यहाँ से मेरे पास एंगल निकालने का एक और तरीका आ गया। अब बोलोगे सर मेरे पास दो तरीका, एक पैरेललोग्राम वाला एक ये वाला, दोनों को लगाऊंगा मैं कहाँ? कैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? तो उसके लिए आप अगर ध्यान करो
तो हमने जितने भी सवाल उधर किए थे पैरेललोग्राम में, उसमें कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड दिया होता था दोनों वेक्टर का, रिजल्टेंट या तो दिया होता था या इनके बारे में कुछ ना कुछ रिलेशन आपको दिया होता था, तब आप लगाते थे। अब मान लो कि मेरे पास एक टाइप का सवाल और आ गया। कैसे टाइप का सवाल, जरा इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक सवाल दे दिया, कह रहा है कि एक वेक्टर है मेरे पास, वो है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, एंड दूसरा वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ऐसा दे रखा है मेरे पास दो सवाल। अब कह रहा है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। मेरे पास सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मेरे से ये पूछ रहा। अब मैं फंसा कि भैया अब इसका कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तक जितने अपन सवाल किए थे वो सारे सवाल कैसे किए थे, वो तो सारे सवाल ऐसे थे जहां पर मैग्नीट्यूड वगैरह दिया होता था दोनों वेक्टर का, रिजल्टेंट दिया होता था या कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होता था। ऐसा तो अपन ने सवाल ही नहीं किया। तो अब जो यहाँ पर अप्लाई होगा, वो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये अप्लाई होगा। अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि इन दोनों के बीच का सपोज मान लो कि वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, ये एंगल थीटा। अच्छा, आप अगर नोटिस कर रहे होगे तो मैं जो भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ या जो भी सवाल ले रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका पता फायदा बहुत मिलता है कि जब भी आप एटलीस्ट मैकेनिक्स वाला पोर्शन करो तो आपको क्या कह रहा है सवाल में, उसको आप डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जैसे अगर आपका एक रफ डायग्राम भी बन गया ना, तो आपको चीज़ें दिखने लगती हैं कि अच्छा पूछा क्या है और हमें करना क्या है। ठीक है, तो ये हैबिट आपको ना स्टार्टिंग से ही डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस चीज़ में एक बढ़िया से तरीके से आप डायग्राम बना पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी ट्राई करो। ठीक है, तो देखो ये थीटा दिया, मुझे इसी की वैल्यू निकालना है। तो मैंने बोला कि यार कॉस थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास एक तरीका और है कि ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, रूट में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 + 5 5 9 14, तो रूट में 14 हो गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालोगे तो बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 9 कितना हो गया, 4 और 9 14, और फिर 4 का स्क्वायर करोगे तो रूट में 18 आ जाएगा। ठीक है, ये अब मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो मैं वापस बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि सारे कोफिशिएंट का आपको स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। अब जरा ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी में इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका आपस में मल्टीप्लाई करो और इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। इधर देखो -2 में -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, प्लस का ही आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो कितना आ गया, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा, +1 और +2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, जरा इधर आओ, इधर रूट कितना आया है, 14 आया है ए का मैग्नीट्यूड, और रूट 18 आया है बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा जो आया अपने पास वो कितना आ गया, 6 6 12 और 14 डिवाइड बाई रूट का 14 इंटू रूट का 18। अच्छा देखो, अगर ये आपके पास एंगल आ गया तो थीटा कॉस की इन्वर्स में कर दोगे, लेकिन अगर मान लो कि अपन को किसी तरह चेक करना हो कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सही है या गलत है, तो थोड़ा कुछ तो आप इसमें कर सकते हो। क्या कि हमने पढ़ा जो कॉस थीटा होता है 1 से ज़्यादा नहीं होता है, तो अब आप देखो कि क्या दूसरी तरफ जो वैल्यू है कहीं 1 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जरा इसको देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट का 14 इंटू रूट का 14, भाई 14 को रूट का 14 इंटू रूट का 14 आप लिख सकते हो। इधर रूट का 14 है और रूट का 18, इससे कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या, रूट में 14/18, भाई 14/18 कितना होगा, 1 से कम ही होगा, उसका रूट लोगे तो ऑलरेडी 1 से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है अपना जो सवाल है वो जो आंसर आया है वो सही आया। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स रूट में 14 डिवाइड बाई 18। आप बोलो सर वो थीटा 30 40 या 60 वगैरह जो एंगल आता था वो क्यों नहीं आया, भाई देखो उसके लिए जैसा आपका सवाल होगा उसी हिसाब से आपका आंसर आएगा। समझ आई बात। तो ये दूसरे टाइप का सवाल होता है जो डॉट प्रोडक्ट पर आपसे पूछा जाता है। पहला परपेंडिकुलर वाला, दूसरा एंगल निकालने वाला। ऑल्दो आप इसका एंगल पैरेललोग्राम वाले तरीके से भी निकाल सकते थे। बोलोगे सर कैसे, देखो
आपको दो वेक्टर दिया है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी। दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिल जाएगा। आपको पता है ऐड कैसे करना होता है भाई, आई वाले को आई वाले के साथ ऐड कर दो, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ ऐड कर दो। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5i कैफ हो जाएगा। -2 -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 5j कैफ हो जाएगा, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 के कैफ हो जाएगा। तो अब आप आर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए और बी का मैग्नीट्यूड आपके पास है ही, तो आप लिख सकते हो फॉर्मूला आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फिर से यही वैल्यू मिल जाएगी। तो वो वाला भी तरीका कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा दिया तो मेरे पास ये आसान सा तरीका है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं क्यों रिजल्टेंट निकालूँ, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालूँ, फिर अंडर रूट करूँ, फिर वहाँ से सॉल्व करके थीटा निकालो। तो देखो तरीका क्या है और एक आसान या फास्टेस्ट तरीका क्या है जिससे आपका सवाल सॉल्व हो जाए, दोनों में डिफरेंस है। और आपके फास्टेस्ट वाले पे काम करना क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है एग्जाम में। ठीक है, समझ आई बात यहाँ तक? चलो, तो ये दूसरे टाइप का सवाल हो गया। अब बोलोगे सर और कोई तरीका, और कोई टाइप बचा है सवाल के लिए? हाँ बचा है, उस पर भी अपन डिस्कशन करते हो, एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट ही बनता है। कॉन्सेप्ट जो इसका एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन इसका और बनता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन बनता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कह लो या इसी को कंपोनेंट कह लो, दोनों नाम से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि भाई ये क्या कह रहा है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जरा समझो। जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया है यहाँ पर, ठीक है, सपोज यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बनाया ए और दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पर बनाया बी। ठीक है, ये दो वेक्टर है मेरे पास। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ गिवन कंडीशन ये है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, ऐसा दिया हुआ है। नहीं दिया तब ए बी लिख रहे हैं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं। इनके बीच का एंगल थीटा दिया है। अब मैंने क्या करा, प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि आप एक काम करो ना, यहाँ से एक लाइट लो और इस पर डालना स्टार्ट करो। कंडीशन क्या है कि इसकी जब लाइट डालोगे तो यहाँ पर इसकी जो शैडो है वो शैडो इस वाले वेक्टर पर पड़ेगी। अब प्रोजेक्शन का मतलब कि अगर मान लो बी का आप प्रोजेक्शन ए पे निकाला है तो मतलब बी का शैडो जो ए पर पड़ रहा है उसको आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि परपेंडिकुलर शैडो, ये वाली यहीं तक की शैडो आपको निकालनी है जितनी परपेंडिकुलर पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इस लाइट को इधर से जलाया तो अब जो शैडो पड़ेगी शैडो कहीं इधर तक चली जाएगी। तो कौन से शैडो निकालना, कई बार हमें ये दिमाग में आ जाता है या कई जगह मतलब कई बुक्स भी ऐसा लिखती हैं कि शैडो आपको निकालना बेसिकली वेक्टर बी का अगर प्रोजेक्शन ए पे निकालना, इसका मतलब ये है कि वेक्टर बी का शैडो आपको ए पर निकालना है, वेक्टर ए पे नहीं, वेक्टर बी का परपेंडिकुलर तक का शैडो निकालना है। अदरवाइज तो शैडो तो आप देखो कितनी ही बन जाएगी। आप खुद ही देखो ना कि अगर टॉर्च में इस एंगल से जलाऊं तो ये तो बहुत ज़्यादा शैडो बन जाएगी। तो सारी शैडो नहीं निकालनी है, वहीं तक निकालनी है जो आपका परपेंडिकुलर हो जहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो लेंथ होती थी जब मैंने कंपोनेंट करा था, अगर मान लो कि मैं वेक्टर ए को इधर मान लो, ठीक है, और वेक्टर बी को फिलहाल के लिए इधर मान लो, ये एंगल हो गया, तो ये तो एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन। मैं इसका कंपोनेंट करूं तो क्या कंपोनेंट यही आता था और ये आ जाएगा बी कॉस थीटा, यही तो हो गया भाई यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कंपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये निकालना है तो बेसिकली आप ये निकाल सकते हो, कह रहे हो कि आप हमें बी कॉस थीटा की वैल्यू ही तो बतानी है। तो मैंने बोला हाँ यार, इस प्रोजेक्शन एक नाम भारी भरकम सा दिया था, मतलब इसका मीनिंग तो ये सिंपल, इसका कंपोनेंट ले लो बी कॉस थीटा और वही हमें निकालना है कि भाई बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अब देखो इसको जरा अपन कॉन्सेप्ट में लेकर चलते हैं। क्या निकालना है आपको, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन निकालना किस पर है, ए पर। ठीक है, अच्छा मुझे बी कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं लिखूंगा ए डॉट बी, अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूंगा ए बी कॉस थीटा इसी के लिए, और मुझे किसका वैल्यू चाहिए, बी कॉस थीटा का। तो बताओ बी कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगी। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए से आप ला करके डिवाइड कर दो। बोलोगे हाँ सर आ तो जाएगी। मैंने बोला बस आपका काम हो गया, उठाओ और इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो इसका मतलब आपको निकालना है बी
कॉस थीटा। अब इसका ना मैं मैग्नीट्यूड निकाला, मॉड लगा दिया, मतलब जो बी का प्रोजेक्शन ए पर मैं निकाल रहा हूँ सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, स्केलर फॉर्म निकाल रहा हूँ बेसिकली। वेक्टर फॉर्म कैसे आपको निकालना है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है जरूर। तो बी कॉस थीटा आपको निकालना है बेसिकली, और बी कॉस थीटा निकालना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। या अगर मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, सिर्फ ए लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको मैग्नीट्यूड ही लेना है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर बी। ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी 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 बताओ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए इंटू बी। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ ए इंटू बी। अब जरा देखो किसका निकालना है, बी का, तो क्या करोगे, ओ पूरा वेक्टर ले लो, किस पे निकालना है, ए पर, तो क्या लोगे, उसका यूनिट वेक्टर लोगे, ठीक है। तो यहां तक मैंने आज डिस्कशन किया, प्रोजेक्शन में भी बाकी है, इसको अपन अगले लेक्चर में फिर से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अपन प्रोजेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, फिर इसका अपन वेक्टर फॉर्म देखेंगे, उस पर सवाल करेंगे, इसके बाद ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, देन अपन चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। चलो